जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल पर। हम बात करेंगे निर्देशन या उसके बारे में कि विभिन्न स्तरों पर निर्देशन भाग 2 में। भाग 1 पर हमने चर्चा किया था कि प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता क्यों है और किस तरह दी जाती है, तथा माध्यमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता क्यों है और बच्चों को किस प्रकार दी जाती है। यानी कि हमने दो स्तर पे बात कर लिया है, प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर। अब हमारे जो पार्ट 2 है या दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निर्देशन की प्रक्रिया और महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर निर्देशन की प्रक्रिया या आवश्यकता के बारे में बात करेंगे। तो आइए इसको जानने के पहले एक बार फिर से समझते हैं निर्देशन किसे कहते हैं। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को समस्या समाधान करने योग्य बनाया जाता है, जिससे व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके और निर्णय लेने योग्य अपने आप को बना सके। कुछ इस प्रकार परिभाषाएं मैं अपने हर वीडियो में आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि आप निर्देशन को बड़े अच्छे से जान जाएं कि निर्देशन कहते किसे हैं। निर्देशन कोई सहायता नहीं है, निर्देशन मात्र एक सुझाव के रूप में है जिससे व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करने योग्य बन जाता है। उसके अंदर वो क्षमताएं, वो इच्छाएं, वो रुचियां डेवलप हो जाती हैं जिससे व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो आइए जानते हैं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता या निर्देशन कार्यक्रम क्यों करें, कैसे किया जाए, क्यों किया जाए। तो हम बात करेंगे उच्चतर माध्यमिक स्तर अर्थात क्लास 9वीं से लेकर स्नातक के पूर्व तक, यानी 10वीं 9वीं 10वीं 11 12 इस 4 साल की जो अवस्था होती है। तो जो बच्चा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेता है, हम मान के चले कि उसकी उम्र 15 साल या उसके ऊपर होगी, 15 से 20 वर्ष मान के चलते हैं। इस 5 साल में वो 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लासेस पढ़ता है। 15 साल से 20 साल की उम्र को मान के चलते हैं कि वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ता है। कुछ बच्चे पहले ही पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे काफी विलंब करते हैं। हम इसको 13 भी लिख सकते हैं, 13 से 20 साल। जी हाँ, तो इस आयु वर्ग में जब बच्चा क्लास 9th में एडमिशन लेता है, वो हाई स्कूल में जाता है, तो उसके सामने किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, शिक्षा से लेकर व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक, इस सारी समस्याओं के लिए निर्देशन किस प्रकार कार्य करता है या निर्देशन किस प्रकार उपयोगी है। यदि परीक्षा में पूछता है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पे विभिन्न प्रकार के निर्देशन सेवाओं की व्याख्या करें या विभिन्न प्रकार के निर्देशन सेवाओं की चर्चा करें कि किस प्रकार से आप बच्चों को, कौन से बच्चों को, उच्चतर माध्यमिक स्तर के बच्चों को आप किस प्रकार निर्देशित करेंगे, उनके बारे में बताएं, तो आप इन बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले बिंदु पर। पहला बिंदु है संभावित करियर के अनुसार विषय चुनाव। आप बच्चों को इसके माध्यम से निर्देशन दे सकते हैं कि संभावित करियर के अनुरूप विषय का चुनाव। आप बच्चे से पूछें, क्योंकि बच्चा 8वीं पास कर चुका है, बच्चे की मेंटलिटी काफी कुछ डेवलप हो रही है, किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव पर है। आप उससे पूछ सकते हैं कि आप भविष्य में कौन से एरिया में या कौन से करियर के लिए काम करोगे, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। और बच्चे से पूछने के बाद उसके अनुरूप आप कौन सी पढ़ाई पढ़ोगे तो आप ये बन जाओगे। अगर बच्चा बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, तो एक शिक्षक होने के नाते आपको बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए जो विषय है, जो विषय सामग्री है, उसमें से कौन सा चुनाव किया जाए कि आप डॉक्टर बनोगे, ऐसा निर्देशन आपको बच्चों को देना होता है विद्यालय स्तर पे एक शिक्षक होने के नाते। आगे बात करें संभावित करियर के अनुरूप विद्यालय का चयन। अगर बच्चा, उससे जानिए बच्चों से कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे करियर के हिसाब से तुम्हें कौन से विद्यालय में एडमिशन लेना चाहिए। इसके पहले मैं बात करता हूँ विषय चुनाव के लिए कि तुम्हें कौन सा विषय पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है। तुम्हारे करियर के हिसाब से हम विषय का चयन करेंगे, हम शिक्षक होने के नाते। अब दूसरी बात निकल के आ रही है कि संभावित करियर के अनुरूप विद्यालय का चयन। अगर बच्चा बोलता है मुझे कॉमर्स में दिलचस्पी है, मैं भविष्य में अपना फ्यूचर कॉमर्स में बनाना चाहता हूँ, ऐसी स्थिति में आपका जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप बच्चों को अच्छे कॉमर्स स्कूल्स के बारे में, अच्छे कॉमर्स कॉलेज के बारे में, स्कूल के बारे में बताएं। अब बात करेंगे प्रशिक्षण अवसरों की सूचना उपलब्ध करना। एक शिक्षक होने के नाते
इस उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि प्रशिक्षण अवसरों की सूचना बच्चों तक पहुंचाएं कि फला तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है। ये वोकेशनल ट्रेनिंग इस समय इस स्थान पर दी जाएगी जिससे बच्चा उस ट्रेनिंग में शामिल होकर वो ट्रेनिंग को अटेंड करे और अपने अंदर एक स्किल डेवलपमेंट करे, एक प्रकार की गुण को सीख के आए। आगे बात करते हैं जिज्ञासाओं को समाधान योग्य बनाना। इस आयु वर्ग में बालक की जिज्ञासाएं और प्रबल हो जाती हैं। वो काफी कुछ चीजों को तो अपने दिमाग से करना सीख जाता है, कुछ तोड़ मोड़ करके कुछ चीजों को किसी चीजों से रिलेट करके काफी कुछ स्वयं को अपने आप से समझने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ जिज्ञासाएं ऐसी हैं जो बालक को अभी भी अज्ञात है, बालक नहीं जान पा रहा है। तो ऐसे में बालक के अंदर एक हिचकिचाहट है कि मैं पूछूं तो किससे पूछूं, कुछ ऐसी बातें जिसको बालक चाहकर भी आपसे पूछ नहीं सकता, अपने माता पिता को नहीं बता पाता। उसके लिए एक टीचर, एक फ्रेंड जैसे व्यवहार करे ताकि वो अपने जो जिज्ञासाएं हैं, जो उसके अंदर बात है, वेदनाएं हैं, उसको खुलकर आपको बता सके और आप खुलकर उस समस्याओं के बारे में उसको ढेर सारे तरीके बता सके। इन समस्याओं को बचने के लिए तुम्हें किस प्रकार का काम करना होगा और कैसे तुम इन समस्याओं से या इन जिज्ञासाओं को शांत कर पाओगे, उसके तरीके जब आप बताएंगे तब जाके बच्चे की निर्देशन कार्य पूरा होगा। यानी एक शिक्षक होने के नाते जिज्ञासा को बिल्कुल समाधान करने में बनाना है। बच्चे के अंदर उतनी योग्यता भर देनी है कि बच्चा अपनी जिज्ञासाओं पर खुद अपना निर्णय ले सके और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सके। प्रतियोगिताओं का आयोजन उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बच्चे 8वीं पास होके, हाई स्कूल पास होके 11-12वीं में रहते हैं, 11th-12th में रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनको एक स्वच्छ प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। उस प्रतियोगिता से बच्चे के अंदर आगे बढ़ने की ललक आती है, एक कंपटीशन की भावना होती है कि शायद मैं पिछड़ रहा हूँ। प्रतियोगिता के बाद जब बच्चा अपना रिजल्ट देखता है तो वो फला 1 नंबर है, मैं 2 नंबर हूँ, मैं सबसे पीछे हूँ, अपने आप को कैलकुलेट करता है अदर छात्रों के साथ। जो क्लास के अन्य छात्र जो टॉप किए हैं, 1st, 2nd, 3rd रैंक पे आए हैं, उनसे अपने आप को कैलकुलेट करता है और देखता है कि वो कर सकता है, तुमने क्यों नहीं। तो ऐसे में कोई बालक अगर अंतर्मुखी है या पिछड़ा हुआ बालक है, मंद बुद्धि बालक है, प्रतियोगिता के माध्यम से उसे भी उस पिछड़ेपन को दूर करते हुए उसको मोटिवेट करेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से, और बच्चे अपना विकास स्वतः आगे करते जाएंगे। और हो सकता है कि जो बच्चा मंद बुद्धि बालक था या पिछड़ा बालक था, वो इन प्रतियोगिताओं के बार बार आयोजन से अपने आप को स्टेबल कर ले और एक सामान्य बालक की श्रेणी में या प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में वो आ सकता है। आगे बात करते हैं संवेगात्मक भावनाओं पर नियंत्रण। इमोशंस व्यक्ति की एक ऐसी भावना है जो हर आयु वर्ग में बनी रहती है। बचपन में कभी ज्यादा होती है, उम्र के साथ इमोशन धीरे नियंत्रित होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस आयु वर्ग में बच्चे के संवेग पर नियंत्रण करना बड़ा ही कठिन काल होता है, क्योंकि स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है। इस आयु वर्ग में 12 से 18 के बीच की बात करूंगा मैं, काफी बच्चे इस आयु वर्ग में आते हैं और इस आयु में बच्चे इमोशनल रूप से एक दूसरे से अटैच होते हैं। विषम लिंगी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है, लड़के लड़कियों की तरफ और लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होते हैं और उनका इमोशन एक दूसरे से इतना जुड़ जाता है कि अगर माता पिता उनको मना करते हैं कि उससे क्यों मिलते हो, उससे ना मिलो, बात ना करो, आप ऐसा ना करो, तो बच्चा और चिड़चिड़ा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में बच्चे कई उल्टे पुल्टे कदम उठाते हैं, कई बार घर से भाग जाते हैं, कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने संवेगों पर ठीक से नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति जब भी बनती है, बनने के पहले यदि आप एक शिक्षक हैं तो अपने छात्रों को संवेगात्मक भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाइए। उनको यौन शिक्षा की पूरी जानकारी दीजिए, कब क्या कैसे और क्यों, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये पूरी जानकारी इनको अपडेट करिए, जिससे वो अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सके, अपने ढेर सारी इच्छाओं को दबा सके, रोक सके और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सके। आगे बात करेंगे उचित वातावरण प्रदान करना। एक जिम्मेदारी बनती है आपके शिक्षक होने के नाते कि आप उच्चतर माध्यमिक स्तर के किशोर बालकों को, जो बच्चे किशोर हो चुके हैं या किशोरावस्था से पार होकर प्रौढ़ावस्था की ओर शुरुआत कर रहे हैं, यानी यूं कहें कि प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, अभी वो एडल्ट हो रहे हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको जीने के लिए एक उचित माहौल दिया जाए। कहा जाता है कि व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है या जैसे माहौल में वो रहेगा वैसे वो ढल जाएगा। बच्चे को एक आदर्श माहौल देंगे, एक आदर्श पारिवारिक, एक आदर्श समाज के साथ, एक आदर्श लोगों के बीच में रखेंगे तो बच्चा एक आदर्श नागरिक बनेगा। लेकिन अगर उसके जुएड़ी भगेड़ी नशेड़ी के साथ रख देंगे तो उसका भी दशा वैसे ही बन जाएगी। इसलिए आपकी तो जिम्मेदारी बनती है, साथ ही साथ अभिभावक, माता पिता और समाज की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को एक उचित वातावरण प्रदान करें।
बात करेंगे कार्यकुशल बनाने के बारे में। अगले पॉइंट 8वें नंबर पे, कार्यकुशल बनाना। बच्चों को आप एक शिक्षक होने के नाते इतना कार्यकुशल बना दीजिए, इतना एक्टिव कर दीजिए, वो जिस व्यवसाय का चयन करना चाहे या अपने रुचि के आधार पर जिस व्यवसाय को चुनता है, उस व्यवसाय को वो बहुत बेहतर तरीके से उसको कर सके, उस व्यवसाय में आगे उन्नति कर सके और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी विकास कर सके। पूर्ण आत्मविश्वास जगाने की बात करूंगा कि बच्चों में इस आयु में इतना कॉन्फिडेंस भरे शिक्षक के रूप में आप इतना आपकी जिम्मेदारी तो बनती है कि अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करें। उस सर्वांगीण विकास के तहत पूर्ण आत्मविश्वास बेहद जरूरी है। बच्चे के अंदर जब कॉन्फिडेंस आता है तो अपने कार्य कुशलता को कहीं भी कभी भी वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है, और जब वो अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम करेगा तो कार्य में उन्नति होना निश्चित लाजमी है। अब बात करेंगे समायोजन क्षमता का पूर्ण विकास। क्योंकि बालक 18 साल के बाद प्रौढ़ होने की अवस्था में है। कई पुराने समय की बात करें तो इस आयु वर्ग में बच्चों की शादियां हो जाती थी, या अगर नहीं भी हो तो होने वाली होती हैं। बच्चों को ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां आती हैं। बच्चे अपने परिवार के साथ समायोजित करने में समस्या होती है कि लड़का बड़ा हो गया है, अब इसको कमाना चाहिए। माता पिता ढूंढते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब खेती बाड़ी की जिम्मेदारी संभाल ले, घर की जिम्मेदारी संभाल ले, अच्छा पढ़ाई भी करे। अब बच्चा क्या करे बेचारा, उत्तर माध्यमिक स्तर का जो 13 से 20 साल का है, 14 से 20 साल का है, 18 साल का है, 19 साल का है, उसके ऊपर पढ़ाई का दबाव बढ़ते जा रहा है। घर की जिम्मेदारियां, खेती बाड़ी भी संभालना है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा हो गया है। अब उसके ऊपर कंधे पे बोझ गार्जियन ने लादना शुरू कर दिया। लादना नहीं कहेंगे बल्कि जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया, और उस स्थिति में वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। वो चिड़चिड़ापन हो जाता है उसके अंदर कि मैं काम करूं कि पढ़ाई करूं या फिर पैसे कमाऊं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको पढ़ाई भी करना होता है, काम भी करना होता है, पैसे भी कमाना होता है, और बीमार माता पिता की देखरेख करनी पड़ती है। कई बच्चे तो ऐसे इससे आगे भी निकल के अपनी बहनों की शादी करना, घर के खर्चों को चलाना, घर बनाना इत्यादि ढेर सारे बर्डन उसके ऊपर बोझ लग जाता है। ऐसे स्थिति में बच्चा समायोजित अपने आप को नहीं कर पाता उस वातावरण के साथ में, और कई तरह के उल्टे पुल्टे कदम उठा लेता है। इससे बचने के लिए एक शिक्षक होने के नाते बच्चों में समायोजन क्षमता का पूर्ण विकास करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। इस समय चाहे कैसा भी हो, कठिनाई चाहे जैसी भी हो, थोड़ा सा धैर्य रखो और उसके साथ समय के साथ अपने आप को एडजस्ट करो। अगर बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा, दिन के बाद रात और रात के बाद फिर से दिन भी आएगा, इसका इंतजार करो। अब देखते हैं नैतिक मूल्यों का पूर्ण विकास। मैं बार बार चर्चा करता हूं कि प्राथमिक स्तर से ही नैतिक मूल्यों का विकास होना चाहिए, और बच्चे का नैतिक मूल्य का विकास प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी इसके विकास की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि बालक कौन है? किशोरावस्था में है, बालक एडोलसेंस में है। इस आयु वर्ग में बालक के भटकने के अधिकांश चांस होते हैं। स्टेनले हाल के बाद एक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि इस आयु वर्ग में अगर बच्चे के ज्वर को नियंत्रित कर लिया जाए, बच्चे की एनर्जी का सही यूज किया जाए, तो एक बेहतर मानव बन सकता है, एक बड़ा उभरता हुआ इंसान बन सकता है, एक बड़ा बिजनेसमैन, एक बड़ा आर्टिस्ट, अगर उसके सही एनर्जी को सही दिशा में लगाया जाए तो। इसलिए इस आयु वर्ग में बच्चे को नैतिक शिक्षा का या नैतिक मूल्यों का बेहतर ज्ञान देना अति आवश्यक हो जाता है। ये था हमारा उच्चतर माध्यमिक स्तर पे निर्देशन, जो मैंने 11 पॉइंटों में दर्शाया है। यदि इसके अलावा आप 2-4 बिंदु और लिखना चाहते हैं तो बेहद लिख सकते हैं। मैं किसी भी बात को बांध के नहीं रखना चाहूंगा कि ये बात सत्य है बाकी असत्य है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा आप अनेकों पॉइंट और बन सकते हैं। अपने दिमाग पर जोर डालें और सोचें कि उच्चतर माध्यमिक स्तर 13 से 20 साल के बच्चों को हम और क्या क्या तरीके से निर्देशन दे सकते हैं। इसमें मैंने वैवाहिक को इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि विवाह होने की सही उम्र 21 साल होती है लड़कों की, खासकर लड़कियों को इसमें जोड़ सकते हैं जबकि उनकी उम्र 18 साल होती है न्यूनतम। अब इसमें वैवाहिक परामर्श को भी हम जोड़ सकते हैं। ऐसे ढेर सारे पॉइंट हैं जो आप दिमाग पर जोड़ देंगे, सोचेंगे तो आएगा कि बच्चों को वैवाहिक परामर्श देने की आवश्यकता है कि नहीं। लड़कियों को बिल्कुल पड़ेगी क्योंकि लड़कियों की आयु 18 वर्ष रखी गई है और ये समय सीमा क्या है 20 वर्ष तक। लड़कियां विवाह करने योग्य बन गई हैं तो उनको कहीं न कहीं वैवाहिक निर्देशन या नए परिवार में समायोजन इत्यादि ढेर सारे पॉइंट बन सकते हैं। लेकिन अगर आप दिमाग पर जोर डाल के सोचेंगे तो खैर मैंने अपने हिसाब से कुछ टॉपिक लिख दिया है, कोई पॉइंट बना दिया है। इसके अलावा अन्य कोई आप बनाना चाहते हैं तो बेशक बना सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आइए जानते हैं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये तो हो गया 3 स्तर पे, प्रश्न आता है कि विभिन्न स्तरों पर निर्देशन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। विभिन्न स्तरों मतलब प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और महाविद्यालय या विश्वविद्यालय को मैंने एक ही में लिया है क्योंकि वो हायर एजुकेशन के अंतर्गत आता है।
तो हमने 3 की चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे चौथे के बारे में, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर निर्देशन। अब मैं कहूंगा कि बच्चे की उम्र 20 साल या 20 से प्लस हो गई है, बच्चा एडल्ट हो गया है। अब वो बच्चा नहीं रहा, अब पूर्ण रूप से पुरुष और लड़कियां पूर्ण रूप से एडल्ट महिला बन गई है। अब उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती है और कौन कौन किस किस प्रकार से समाधान हम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है उभर के विभिन्न कैरियर की जानकारी देना। बच्चा 12वीं पास हो चुका है, कई बच्चे 12वीं पास होने के बाद पढ़ाई वहीं से ड्रॉप कर देते हैं, कुछ बच्चे आगे कंटिन्यू करते हैं। जो बच्चे पढ़ाई ड्रॉप कर रहे हैं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको भी विभिन्न कैरियर के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी आप शिक्षक की होती है। आप 11th-12th में ही बच्चों को अपडेट कर दें कि आप 12वीं के बाद किन किन क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आप बेहतर कार्य कर सकते हैं। उनकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप उनके विभिन्न प्रकार की कैरियर की जानकारी दें। अगली बात करेंगे कैरियर चयन में सहायता प्रदान करना। पहले मैं बात कर रहा था कि कैरियर की जानकारी देना, क्योंकि कौन सा बच्चा पढ़ाई को कंटिन्यू रखेगा, कौन सा बच्चा छोड़ेगा, इस बात की हमें जानकारी नहीं थी। इसलिए हमने सभी बच्चों को विभिन्न प्रकार के कैरियर की जानकारी क्लास 11th-12th में दे दी थी या अभी दे रहे हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई को छोड़ चुके हैं या पढ़ाई छोड़ रहे हैं या छोड़ने वाले हैं, वो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, उनको कैरियर चयन में सहायता। कई बच्चे पार्ट टाइम प्राइवेट में पढ़ाई करते हैं और रेगुलर नौकरी करते हैं। ऐसे बच्चों को आप क्या करेंगे, कैरियर चयन में सहायता प्रदान करेंगे कि बेटा तुम पढ़ाई भी कर सकते हो पार्ट टाइम, और तुम अगर ये कैरियर का चयन करते हो, इस जॉब में जाते हो, तो आप दोनों काम एक साथ बेहतर ढंग से कर सकते हो। आप अर्निंग भी कर सकते हो, लर्निंग भी कर सकते हो और अच्छी तरह से सर्वाइव भी कर सकते हो अपने आप को। इसी क्रम में तीसरे बिंदु की बात करूं कि प्रशिक्षणों का अवसर प्रदान करना। महाविद्यालय स्तर पे या विश्वविद्यालय स्तर की बात करें तो बच्चों को समय समय पे ट्रेनिंग्स जो होते हैं, उनकी जितनी भी अवसर है जो आपके जहन में है, आप रोजगार पत्र के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से आप उसको ढूंढें। आप एक निर्देशन परामर्शदाता है, एक गाइडेंस काउंसलिंग के टीचर होने के नाते, एक भावी शिक्षक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके आसपास या राज्य में, प्रदेश में या देश में हो रहे हैं, उससे बच्चों को अवगत कराएं। उनको बताएं कि फला तरीका प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, आप चाहे तो शामिल हो सकते हैं। अब बात करें प्रशिक्षण कार्यक्रमों के चयन में सहायता। आपने विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बच्चों को बता दिया। अब बच्चा उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने आप को शामिल करना चाहता है, और तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रम में से अब कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम को चुने, कौन सी ट्रेनिंग बोले, उसके लिए बेहतर ट्रेनिंग क्या होगी, इसके लिए भी आपके निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि बच्चे को आप बता सके कि आप फला तरह के कार्यक्रम को चयन करो, फला तरह के निर्देशन में जाओ, फला तरह के प्रशिक्षण में जाओ, तो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए वो उपयोगी होगा। आगे बात करें व्यवसाय चुनाव में सहायता। प्रशिक्षण के बाद जब बच्चा ट्रेनिंग ले लेता है तो उसको आवश्यकता होती है एक व्यवसाय की, एक अच्छे बिजनेस की। वो प्रशिक्षण पूरा करने के बाद बच्चे को कौन सा व्यवसाय चुनना चाहिए, इसकी जानकारी भी आप प्रोफेसर्स को देनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन बच्चों को व्यवसाय चुनने में सहायता करें, मदद करें, और ढेर सारे व्यवसाय के बारे में उसको ऑप्शन दे कि तुम फला फला कर सकते हो। उसके बाद वो युवा अपने रुचि, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता के आधार पे उसमें से किसी एक व्यवसाय का चयन करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है या अपना जीवन यापन कर सकता है। आगे बात करें व्यवसायिक समायोजन के लिए निर्देशक। अब व्यवसाय चुनाव तो कर लिया, युवा ने अपने आप को किसी व्यवसाय में लगा लिया, वो कोई बिजनेस करना शुरू कर दिया, लेकिन बिजनेस इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन मैं कहूंगा बिजनेस इतना कठिन भी नहीं होता। उसमें सही समय, सही टाइमिंग, ईमानदारी, समझदारी और वफादारी का प्रयोग करेंगे, जिसे मैं EVS का नाम देता हूं। किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस में, जीवन के प्रारंभिक काल से लेकर अंतिम काल तक अगर आपने सही EVS का प्रयोग किया, मतलब ईमानदारी, वफादारी और समझदारी, EVS सही इन्वायरमेंट अगर आपने बनाया, ईमानदारी, वफादारी और समझदारी का, तो आप बिजनेस का जीवन के हर मामले में, हर खेल में आगे नजर आएंगे। तो व्यवसाय में समायोजन के लिए भी अपने आप को ढालना पड़ता है, उस व्यवसाय के अनुरूप, उस व्यवसायी की तरह काम करना पड़ता है। उस व्यवसायी की भाषा बोलनी पड़ती है जो उस लाइन के लोग, उस व्यवसाय के लोग समझते हैं। इसलिए आपको समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, और एक प्रोफेसर होने के कारण, एक उनके टीचर होने, ट्यूटर होने के कारण आपको
इसकी शिक्षा देनी चाहिए। पुस्तकालय की उचित व्यवस्था, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पे कई बच्चों का पढ़ने में बड़ा मन लगता है, उनको विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में रुचि आने लगती है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में पुस्तकालय की उचित व्यवस्था कराएं। आजकल का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य चल रहा है, ढेर सारे निजी विश्वविद्यालय या ढेर सारे निजी कॉलेज बोलूंगा, ढेर सारे निजी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जिन्होंने डिस्टेंस और प्राइवेट के नाम पर डिग्रियां बांटना शुरू कर दिया है। यहाँ पे पढ़ाई अध्ययन की कोई बात नहीं होती, केवल डिग्रियों की बात होती है। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है तो प्लीज उन्हें लाइब्रेरी की ढेर सारी पुस्तकों की व्यवस्था करें, ताकि वो अपने ज्ञान का भंडार और बढ़ा सके और अपने आप को विकसित कर सके। साक्षात्कार के लिए तैयार करना, इंटरव्यू के लिए रेडी करना। जिन बच्चों का व्यवसाय लग गया, जिनका नहीं लगा, उनको आगे नौकरी ढूंढनी है। इसके बाद महाविद्यालय के बाद इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, अपने रुचि इंटरेस्ट के बारे में कैसे बताते हैं, सामने वाला जो आपका वक्ता बैठा है, जो इंटरव्यू लेने वाला बैठा है, जो साक्षात्कार कर रहा है आपका, उससे कैसे पेश आना है, सवालों के जवाब कैसे देना है, मुस्कुरा के देना है, गुस्सा के देना है, ये सारी बातों के लिए आप ट्रेन करेंगे, तैयार करेंगे महाविद्यालय स्तर के बच्चों को, ताकि महाविद्यालय के बाद बच्चा निकले तो सीधे अच्छा इंटरव्यू दे और अच्छी नौकरी लग जाए। आगे बात करेंगे आत्मविश्वास में वृद्धि। जब बच्चा इंटरव्यू में जाता है तो गेट से घुसते ही उसे कॉन्फिडेंस दिख जाता है। जो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति होते हैं वो एक अच्छे मनोचिकित्सक होते हैं, क्योंकि उनका ग्रुप पैनल होता है, उसमें से मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। उनके चाल ढाल, जो आप इंटरव्यू देने जाते हैं या जो युवा इंटरव्यू देने जा रहा है, गेट से घुसते ही उनके चाल ढाल से लेके उनकी दृष्टि तक, वो कहाँ देख रहा है, किसको देख रहा है, गुड मॉर्निंग उसने कैसे विश किया, वो चेयर पे अपने आप बैठ रहा है कि आपको बैठने की अनुमति का इंतजार कर रहा है, इत्यादि ढेर सारी चीजों को मेजर करते हैं। और उसके बाद जब बच्चे से सवाल पूछा जाता है तो बच्चा किस कॉन्फिडेंस में जवाब दे रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो कोई भी जॉब आपके लिए नहीं है। बिना कॉन्फिडेंस से कोई भी काम नहीं कर सकते। एक सब्जी बेचने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मेरी सब्जी ताजा है, मेरी सब्जियां ताजी है। आप दुकान पे ऐसे लेके बैठ जाओ कोई भी सामान, जब तक आपके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपकी अच्छी बिक्री नहीं होगी। बिक्री तो होगी, एक सामान्य बिक्री होगी, जीवन यापन कर सकते हैं, पर एक सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं बन सकते। अगर सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस में ग्रोथ लाइए। आपका कॉन्फिडेंस चढ़ के बोलना चाहिए ताकि दिखे हाँ बंदे में क्वालिटी है, ये काम कर सकता है और इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो। अनुभूति का अवसर प्रदान करना। कई बार बच्चे अपने इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं या इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनका जीवन खत्म हो गया। उन बच्चों को उनके अनुभूति के लिए, अपने सेल्फ स्टडी के लिए, अपने आप को विचारने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए या अपनी कमियों को झांकने के लिए आपको समय देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। और बच्चों को मोटिवेट करें कि डोंट टेक टेंशन, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार कर लेंगे। पर बिल्कुल निराश ना हो, उदास ना हो, हताश ना हो। हम इंसान हैं, कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, हम सब कर सकते हैं, बस ट्राई तो अच्छा करो। तो उसके बाद परिवार और समाज के साथ समायोजन। जब बच्चे को नौकरी मिल जाती है तो वो अपने एक समाज का निर्माण करता है, उसका शादी विवाह होता है। इसमें भी हम चाहे तो वैवाहिक परामर्श जोड़ सकते हैं, वैवाहिक निर्देशन जोड़ सकते हैं, लेकिन हमने विद्यालय से विवाह का रिश्ता दूर रखा, क्योंकि अब परिवार में बच्चा आ गया है, शादी विवाह हो गया है। अब परिवार के साथ साथ वो समाज में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे के अंदर समायोजन की भावना बड़ी बेहतर होनी चाहिए, हर युवा के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, कि वो कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को एडजस्ट करके सर्वाइव कर सके, जिससे वो अपना सर्वांगीण विकास भविष्य में कर सके। उसके पास पेशेंस होना चाहिए और पेशेंस के साथ वो अपने परिवार, वो समाज के साथ अच्छे से एडजस्ट करे, ताकि अपने के साथ साथ अपने परिवार को भी विकास वो कर सके। आज अक्सर देखने को मिलता है कि अच्छा परिवार छोटी छोटी बातों के लिए बिखर जाता है, छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी शिकायतों के लिए आपस में लड़ाइयां होती हैं। माता पिता जीवित रहते ही जमीन का बंटवारा शुरू। ये क्या है? कहीं ना कहीं निर्देशों की कमी है। अगर व्यक्ति व्यक्ति को नहीं समझ सकता, एक मानव को मानव नहीं समझता, तो वो व्यक्ति नहीं। इसलिए मानव को मानव बनाने के लिए, मानव को मानव बने रहने के लिए समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। ये हमने चारों स्तर की बात करी, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर और महाविद्यालयीन स्तर पर। इन चारों स्तरों पर काफी कुछ ऐसे बिंदु हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मेल खाते हैं। सेम टॉपिक चारों में, जैसे नैतिक शिक्षा चारों में है, आपने देखा होगा, संवेद चारों में है,
अच्छे समायोजन चारों में है। कुछ ऐसी बिंदु हैं जिनकी आवश्यकता मानव को जीवन में पड़ती है, इसलिए कुछ ऐसे बिंदुओं को चारों में समावेश किया गया है। आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, दिमाग पर जोर डालें, 1 मिनट रुक कर सोचें कि मेरी इतनी आयु अवस्था है तो मुझे किन किन बातों पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ सकती है, मेरे जीवन में कहाँ कहाँ कठिनाइयां आती हैं, और उस पॉइंट को आप सोचकर लिख सकते हैं। क्योंकि निर्देशन और परामर्श जो है एक मनोवैज्ञानिक अंग है, हमारे मनोविज्ञान का एक हिस्सा है, जिसको आप अपने दिमाग से सोच के लिख सकते हैं। बहुत पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बहुत दूसरे की बात को सुन के और वही कॉपी करने की आवश्यकता नहीं। आप खुद पर अप्लाई कीजिए, खुद पर इस्तेमाल करिए, फिर देखिए कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। पहले खुद पर लागू करिए कि मैं इस आयु वर्ग में होता, या मैं बचपन अवस्था में था, मैं उच्चतर माध्यमिक स्तर पे था, तो मुझे क्या क्या आवश्यकता है फिर निर्देशन की, और आप उस बिंदु को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इन चारों अवस्थाओं में अगर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और आगे हम चर्चा करेंगे निर्देशन के अंतिम भाग के रूप में निर्देशन और परामर्श में अंतर। कई विद्यार्थियों की ये बात आ रही है कि सर निर्देशन और परामर्श तो बिल्कुल एक जैसा लगता है, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों के अंतर के बारे में अगले भाग में चर्चा करूंगा। छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 10 से 20 मिनट का, जिसमें निर्देशन और परामर्श के अंतर के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर से। जय हिंद।